नमस्कार। क्या देश की राजधानी एक बड़े खतरे की जद में है? क्या दिल्ली के अलावा 7 दूसरे शहरों पर भी देश के दुश्मनों की नापाक निगाह है? देश के खुफिया एजेंसियों की माने तो इन सवाल का जवाब हां है। खबर हैरान और परेशान करने वाली है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में 4 खतरनाक आतंकवादी दाखिल हो चुके हैं, जिनमें 2 सुसाइड बॉम्बर्स हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर से है खतरनाक आतंकवादियों के निशाने पर। सुरक्षा एजेंसियों को मिली है एक बेहद खुफिया और अहम जानकारी, जिसके मुताबिक दिल्ली में दाखिल हो चुके हैं 4 खूंखार आतंकवादी। मिलिट्री इंटेलिजेंस के मुताबिक पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा दिल्ली एनसीआर में खूनी खेल खेलने का प्लान बना रहा है। सुरक्षा एजेंसियों की माने तो लश्कर के 4 आतंकी दिल्ली एनसीआर इलाके में पहुंच चुके हैं। इस बार लश्कर के निशाने पर 10 बड़े नेता भी हैं और साथ ही इनकी साजिश दिल्ली एनसीआर में सीरियल ब्लास्ट कराने की है। परेशान करने वाली खबर यह है कि 4 आतंकियों में से 2 आतंकी सुसाइड बॉम्बर यानी आत्मघाती आतंकी हैं। इनके पास नाइट विजन कैमरा और रूट ट्रैकिंग सिस्टम के अलावा तमाम आधुनिक उपकरण मौजूद हैं। सूत्रों के मुताबिक 4 आतंकियों को पाक अधिकृत कश्मीर में 7 महीने की ट्रेनिंग दी गई है और उसके बाद उन्हें 1 महीने के लिए खाड़ी देशों में भेज दिया गया। मिलिट्री इंटेलिजेंस के मुताबिक चारों आतंकी खाड़ी देशों से नेपाल पहुंचे और नेपाल से उत्तर प्रदेश की सीमा से भारत में दाखिल हुए। इस खबर के बाद दिल्ली सहित गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, मेरठ, मथुरा और लखनऊ में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जो टारगेट है वो नेता है दिल्ली में कई, और इसके अलावा कुछ वाइटल इंस्टॉलेशन इनके टारगेट पर है। यही जानने के लिए अब हम सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की है इंडिया गेट पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि यहाँ दिल्ली पुलिस के जो जवान है वो तैनात हैं वेपन्स के साथ। इसके अलावा पीछे वज्र वाहन भी खड़ा है। देखिए, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही हैं ये केवल उन रिपोर्ट्स को कंफर्म कर रही हैं जो कई दिनों से चल रही हैं कि ये जो जिहादी फोर्सेस के टेररिस्ट मॉड्यूल हैं हमारे देश में, वो उनकी जड़ें बहुत फैली हुई हैं और वो कभी भी सक्रिय हो सकते हैं। खतरा काफी बड़ा है, लिहाजा इससे निपटने के लिए दिल्ली में गृह मंत्रालय के मल्टी एजेंसी सेंटर यानी मैक की बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक इसमें केंद्रीय खुफिया एजेंसी, मिलिट्री इंटेलिजेंस और दिल्ली पुलिस के सीनियर अफसरों ने हिस्सा लिया। खुफिया जानकारी के बाद फैसला किया गया कि दिल्ली एनसीआर में फ्लाइंग क्लब और छोटे हवाई अड्डों की पुलिस जांच होगी। संबंधित पुलिस अधिकारियों को कहा गया है कि वो अपने जिलों के टेलीफोन बूथ पर पैनी नजर रखें। पीसीओ मालिकों को कहा गया है कि उनके बूथ से कॉल करने वाले सभी कॉल्स का ब्यौरा रखा जाए। राजनीतिक नेताओं के घरों पर सादी वर्दी में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। काफी दिनों से मिलिट्री इंटेलिजेंस लश्कर की गतिविधियों पर नजर रख रही थी। इसी दौरान उनकी बातचीत इंटरसेप्ट की गई। इसमें खुलासा हुआ एक खौफनाक साजिश का, एक ऐसी साजिश जो एनसीआर में सीरियल ब्लास्ट के साथ साथ कई नेताओं पर हमले की थी। जाहिर सी बात है, इससे तमाम सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ गई है। चिराग गोठी के साथ शमशेर सिंह, दिल्ली आज तक। और अब बात राज ठाकरे की। राज ठाकरे मीडिया से नाराज हैं और उसकी वजह क्या है? उन्हें नाराजगी इस बात को है कि मीडिया उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। तो इसका समाधान क्या है उनके पास? उनका समाधान यह है कि वो हिंदी चैनल्स को महाराष्ट्र के अंदर या मुंबई के अंदर चलने नहीं देंगे। बड़ा सवाल यह कि ऐसा हक आपको किसने दिया और आखिर महाराष्ट्र सरकार क्यों चुप्पी साधे हुए है? धमकी आणि अशा ते काय म्हणतात, अतिथी देवो भव, तो कसा पकडला तेव्हा काय बोलला, ये बाबा अतिथी देवो भव। धमकी भविष्यामध्ये महाराष्ट्रामध्ये राहणारा प्रत्येक बिहारी हा घुसखोर आहे म्हणून आम्ही घाबरून आहे। धमकी माझ्या वाक्याचा पुढचा मागचा संदर्भ न लक्षात घेता सुरूच करतात। महाराष्ट्र से बिहार के लोगों को खदेड़ देने की धमकी के बाद राज पर चौतरफा हमला क्या शुरू हुआ? राज ठाकरे की बौखलाहट खुलकर सामने आ गई। राज का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा और एमएनएस के मुखिया ने बांद्रा के रंग शाहदरा में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक और धमकी दे डाली। राज ठाकरे ने हिंदी चैनलों को बंद करने की धमकी दी।
चैनलों पर अपने खिलाफ बोलने वालों को भी धमकी दी। राज ने कहा, हिंदी चैनल वालों मुझे गुस्सा मत दिलाओ। राज ने कहा, मैं जो बोलता हूँ उसे समझा करो, वरना बाद में क्या होगा ये समझ लेना। गंमत बघा, पण या एका विषयावरती ते सगळे पत्रकार तिकडचे सगळे हिंदी चॅनल्सचे आणि सगळे हे कसे एकत्र येऊन बोलतात बघा. जणू काय त्यांचे अँकर्स, प्रत्येक अँकर बद्दल त्यांनाच मी कधी टोचलं होतं. प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर, प्रत्येकाच्या जिभेवर कशा गोष्टी यायला लागतात बघा. सगळे कसे एकत्र होतात बघा. माझ्या वाक्याचा पुढचा मागचा संदर्भ न लक्षात घेता सुरूच करतात. दरअसल राज ठाकरे का इल्जाम है कि वो मराठी बोलते हैं और उनकी बातों को हिंदी चैनल समझ नहीं पाते। इस वजह से उनकी छवि खराब हो रही है। लेकिन एक बात फिर सुनिए, बिहार के लोगों को राज ने खदेड़ देने की कैसी धमकी दी थी। भविष्यामध्ये महाराष्ट्रामध्ये राहणारा प्रत्येक बिहारी हा घुसखोर आहे म्हणून आम्ही हादरलेलो आहे. ये इतनी बड़ी हैसियत किसी की नहीं है कि हमारे अस्मिता को चुनो. ये हैसियत अभी किसी की हुई नहीं. आप एक सिरफिरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो अखबारों में, खबरों में बने रहने के लिए इस तरह का बयान देता है. ये मुद्दा 2 राज्यों की पुलिस का है। बिहार सरकार ने मुंबई के पुलिस आयुक्त को बिहार में किसी को गिरफ्तार करने से पहले तय नियमों के पालन की हिदायत दी है, लेकिन इसमें टांग अड़ा दी राज ठाकरे ने। और 2 राज्यों के प्रशासन का मुद्दा बन गया है सियासत का अखाड़ा। राज ठाकरे धमकी पर धमकी दे रहे हैं, लेकिन उन्हें रोकने या टोकने वाला कोई नहीं है। राजेश कुमार के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। कोयला आवंटन घोटाले पर जब विपक्ष ने संसद में हंगामा शुरू किया था, तब पहले निशाने पर थे प्रधानमंत्री। घोटाले के लिए मनमोहन सिंह को जिम्मेदार ठहराते हुए बीजेपी ने उनके इस्तीफे की मांग भी रखी, लेकिन विरोध की धार अब कुंद पड़ती नजर आ रही है। बीजेपी नेता देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन उनके बदले बदले बोल कैसे बदल रहे हैं, और आइए आप भी देखिए। सदन चलाने की जब बात हुई तो सदन चलाने के लिए 2 शर्तें हमने रखी कि अगर कोल ब्लॉक आवंटन रद्द हो जाता है और स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो जाती है तो सदन की कार्यवाही शुरू हो सकती है। लेकिन प्रधानमंत्री के इस्तीफे के लिए जन दबाव बीजेपी बनाती रहेगी। संसद में भी अगर चर्चा होती है इन दोनों शर्तों के बाद तो हमारा ऑपरेटिव पार्ट प्रधानमंत्री की नैतिक जिम्मेदारी ही रहेगा। अभी एक मिनट ने कानपुर की हवाले से कह दिया कि श्री प्रकाश जायसवाल ने कह दिया है कि साहब हम कोई कैंसिल नहीं करेंगे। और एक मिनट, और कोई कैंसिल नहीं करने के बहुत ठोस कारण भी हैं। आप समझते हैं बात निकलेगी तो बहुत दूर तक। सूची में ये हो चुका है और कोयले में ये निश्चित रूप से होगा। संसद में हम लड़ेंगे और पार्टी के हमारे कार्यकर्ता संसद के बाहर इस लड़ाई के लिए अब तैयार हो जाए। इस देश की जड़ों में से भ्रष्टाचार निकालकर हमें करना है। और ये जो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण है, इसका कलंक कांग्रेस के माथे के ऊपर लगा रहे, ताकि देश की जनता इनके सही चरित्र को और इनके चेहरे को पहचानने में सफल हो जाए। सरकार को इस ताबूत में जब तक आखिर कील नहीं की जाती, तब तक भारतीय जनता पार्टी अपनी नैतिक, राजनैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी मानती है कि लड़ाई जारी रखेगी। प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। तो भ्रष्टाचार के भानुमती के पिंजरे में शामिल इन तमाम मंत्रियों को इस्तीफा भी देना पड़ेगा और कार्रवाई भी देनी पड़ेगी जो घोटाले या भ्रष्टाचार में शामिल है। इससे कम कुछ नहीं। संसद में बहस नहीं हो रही, संसद बंद है, परंतु संसद अपना काम कर रही है। क्योंकि संसद के काम 2 होते हैं, एक तो डिबेट करना और दूसरा गवर्नमेंट को अकाउंटेबल करना। और हम लोग संसद को बाधित करके सरकार को अकाउंटेबल होने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अगर सरकार गतिरोध डालना चाहती है और वास्तव में देश की जनता के सामने खुद को एक भ्रष्टाचार के विरोध में खड़ा करना चाहती है, तो एक ही रास्ता है कि जितने कोल ब्लॉक्स आवंटित हुए वे तमाम रद्द किए जाए और जुडिशियल इंक्वायरी बिठाई जाए। हमने तीसरी भी मांग जो प्रधानमंत्री जी के रेजिग्नेशन की है वो भी वापस नहीं ली है। ये स्पष्ट है, ये भारतीय जनता पार्टी का
और आइए अब देखते हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी का ब्लॉग। इस ब्लॉग में भी प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग नहीं रखी गई है। आडवाणी लिखते हैं कि संसद का गतिरोध दूर करने के लिए एनडीए ने प्रस्ताव किया है कि सभी आवंटन रद्द कर दिए जाएं और उस प्रक्रिया की न्यायिक जांच की जाए जिसके तहत चयन समिति ने इन आवंटनों का फैसला किया। सरकार अब तक इसके लिए तैयार नहीं हुई है। तो अभी आपने देखा आडवाणी ने गतिरोध दूर करने के लिए एनडीए के प्रस्ताव की बात कही है। इसमें 2 शर्तों का जिक्र है, लेकिन एनडीए के ही संयोजक शरद यादव कहते हैं कि एनडीए में 3 मांगों पर सहमति बनी थी। हमारी जो 3 बातें हैं वो एनडीए का उन्हीं सब बातों पे आज भी डटे हुए हैं। कोई बात होगी, एनडीए की मीटिंग होगी, आडवाणी जी कोई बैठक के बात आएंगे, मीटिंग होगी, उसमें कोई स्थिति ऐसी आएगी तो वो बात अलग है, लेकिन अभी तो इसमें कोई किसी तरह का माशारथी कोई बदलाव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का साफ आदेश है कि किसी भी रिजॉर्ट या खुली जगह पर रात 11 बजे के बाद बड़ी पार्टी नहीं मनाई जा सकती, लेकिन शनिवार रात पुणे के पास एक हाई प्रोफाइल पार्टी में इन तमाम नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थी। क्या है पूरा मामला, आइए देखिए तफसील से। जबरदस्त हंगामा, हल्ला गुल्ला, अफरा तफरी का माहौल, अपनी पहचान छिपाती लड़कियां, पुलिस फोर्स की मौजूदगी और खूब कहमा कहमी। तस्वीरों में दिख रही हलचल बता रही है कि मामला काफी बड़ा है। पूरी खबर हम आपको बताते हैं। शनिवार देर रात पुणे के पास वाघोली के माया पब में चल रही थी एक हाई प्रोफाइल पार्टी जिसमें शामिल थे करीब 325 लड़के लड़कियां। पुलिस के मुताबिक माया पब में परोसी जा रही थी गैर कानूनी शराब और तयशुदा वक्त का खुलेआम हो रहा था उल्लंघन। पुलिस ने पहले माया पब में छापेमारी की और उसके बाद सभी 325 लड़के लड़कियों को हिरासत में लेकर उनसे घंटों पूछताछ की। पुलिस का आरोप है कि वाघोली के माया पब में देर रात एक ऐसी पार्टी चल रही थी जिसकी इजाजत सिर्फ रात 11 बजे तक की ही थी। पीने का जो लाइसेंस होना चाहिए वो नहीं रहता, बिना परवाना वो रात को 11 बजने के बाद यहाँ के माहौल करके संगीत के उसमें धुड़कोश या डांस करके वो दारू पी रहे थे, इसीलिए उनके ऊपर कार्रवाई किया है। पुलिस ने वहां से करीब 10 लाख रुपए की शराब जब्त की है। माया पब की हाई प्रोफाइल पार्टी में 20 से 30 साल तक के लोग शामिल थे। पार्टी में शामिल लड़की लड़कियों में कोई स्टूडेंट है तो कोई बड़ा बिजनेसमैन तो कोई कॉर्पोरेट जगत से ताल्लुक रखने वाला। पुलिस ने पहले इन्हें गिरफ्तार किया और फिर वहीं पर सभी का मेडिकल और ब्लड टेस्ट भी कराया गया। हालांकि इसमें शामिल लड़कियां यही कह रही हैं कि इन्हें पुलिस ने बेवजह परेशान किया है। फैमिली आई थी पूरी, हम सब फंस रहे हैं। परेशान किया जा रहा है? जी कुछ भी नहीं किया, हम सब रेस्टोरेंट आए थे, सारे फ्रेंड्स लोग आए थे बर्थडे पार्टी में, जबरदस्ती पकड़े हैं, कुछ नहीं, 4-5-6 घंटे हमको बैठाया गया और कुछ भी नहीं हुआ। Organizers who had organized the party here had come all the legal permissions regarding their one-day license. Then the liquor is also an accounted liquor. Well, they had purchased it with the proper invoices and the TP, that the transport permit. And accordingly, the time frame was for the deadline was 11 p.m. and the party was shut down at 11 p.m. पुलिस फिलहाल पार्टी में शामिल लोगों के ब्लड टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, लेकिन पार्टी के आयोजक यही दलील दे रहे हैं कि उन्होंने सारे नियमों का पूरी तरह पालन किया है। इस मामले से जुड़ी एक और अहम खबर यह है कि माया पब किसी और का नहीं बल्कि एक पुलिस अधिकारी का ही है। सवाल उठता है कि क्या दोषी पाए जाने के बाद किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या फिर मामले को यूं ही दबा दिया जाएगा। पंकज खेलकर, पुणे, आज तक। भोपाल में एक सरकारी अफसर ने ड्यूटी के दौरान शराब पीकर जमकर हंगामा काटा। बताया जाता है कि एडिशनल कलेक्टर रैंक का यह अधिकारी खुद को सरकारी गाड़ी न मिलने से काफी परेशान चल रहा था। शराब के नशे में यह महाशय चाटुकारिता नहीं भूले। इन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तक बता डाला तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अन्ना हजारे का समर्थन किया। 2 महीने से मैं आया हूँ टेंशन में, सारा काम कर रहा हूँ, सबका काम कर रहा हूँ, संजय शुक्ला का भी काम कर रहा हूँ, मेरी गाड़ी नहीं है
तो मैं क्या देखता हुआ हूँ, मेरी तबीयत खराब हो गई 2 महीने के अंदर। 2 महीने के अंदर ही बरसात हुई और सब हुई और मेरे को स्वाइन फ्लू हो गया, क्या जो भी हो गया। अब ये शिवराज जी से कुछ संदेश देना चाहेंगे? शिवराज क्या संदेश लेगा यार, तो हाँ शिवराज अच्छा जिए और प्रधानमंत्री बन जाए इस देश के। पिता की लड़ाई लड़ रहे हैं अन्ना हजारे, आप अन्ना हजारे का समर्थन करो। मैं समर्थन उनका करता हूँ, भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसीलिए ऑफिस में 1 पैसा किसी को नहीं लेना चाहिए। तनख्वाह दे रही सरकार, मुझे भी 40,000 रुपए महीने तनख्वाह दे रही सरकार। लेकिन हम आपसे ये कह रहे हैं कि अन्ना अकेले क्या कर लेगा, केजरीवाल क्या करेगा?